बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बगलोल की दी हुई वीडियोस पनामा रानी जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। जजेस को भी तकसीम कर दिया गया है। लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि किस किस्म का एक माइनॉरिटी ऑर्डर आया है। मैंने उसको कुछ पढ़ा है, अभी मैं आपके सामने कुछ रखता हूं, लेकिन उससे पहले जो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया है, आज नोटिस भी जारी किए और जो ऑर्डर आया है, रिटन ऑर्डर आ गया है। मैं आपको सिर्फ उसका पैरा नंबर 2 बताने लगा हूं, वहीं पे सारा कुछ क्रक्स है इस मैटर का। वो लिखते हैं, टाइमली जनरल इलेक्शंस हेल्ड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ आर क्रूशियल फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मैंडेटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एनी फ्लॉ, डेफिशिएंसी और फेलिंग इन द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन इज प्रामा फेशिया a matter of public importance that affects the fundamental rights of the voting public। आसान अल्फाज में कि वक्त पे साफ शफाफ इलेक्शन का होना अवाम का बुनियादी हक है। सिंपल, ये चीफ जस्टिस ने आज कह दिया है। अब इलेक्शन कमीशन को ये सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाना है कि जो उन्होंने फैसला किया है वो दुरुस्त है। आइन की जो शिक नंबर 254 उन्होंने इस्तेमाल की है वो भी दुरुस्त है, क्योंकि उसके हवाले से भी जो प्रेयर है वो ये कहती है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप आइन तोड़ दें। अगर वो ये कहती है कि कोई ऐसा काम हो गया है लिमिट से बाहर, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप पहले से ही जो है वो आइन तोड़ने की कहानियां डाल दें। तो 254 पे इलेक्शन कमीशन ने सेटिस्फाई करना है, और इलेक्शन कमीशन ने इस पे भी सेटिस्फाई करना है कि ये जो इंसानों के फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई है कि आप इंसानों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली मुअत्तल कर रहे हैं। और एक और जवाब देना है इलेक्शन कमिश्नर ने कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो केयर टेकर हुकूमत किस कानून और आइन के तहत 90 दिन से ज्यादा चलेगी और आगे क्या स्टेटस होगा उनका। ये सारी चीजें ऐड होके और फिर हमें जवाब मिलेगा इन चीजों का। तो ये तो इसकी हो गई शुरुआत। जो आया है माइनॉरिटी ऑर्डर, जो पिछली जजमेंट थी उसका जो फैसला आया था 5 जजों का 3-2 से 1 मार्च को, उससे पहले बेंच टूट गया था। आपको याद दिलाता चलूं कि वो जो बेंच टूटा था उसमें जजेस ने एक ऑर्डर पास किया था, और वो मैं ऑर्डर आपको दिखाने लगा हूं, फिर आपको आज के फैसले का मजा का खेदी समझ आएगी। ये एक ऑर्डर था, पूरे 9 जजेस के इसमें दस्तखत थे, चीफ जस्टिस समेत बाकी 8 जजेस ने भी इस पे दस्तखत किए थे। इसमें लिखा हुआ है कि द मैटर इज रिफर्ड टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच। खुद इन्होंने भेजा ये मामला चीफ जस्टिस को कि आप रिकॉन्स्टिट्यूट करें बेंच को, क्योंकि 2 जजेस के बारे में यह था कि उन्होंने ये क्या है कि समोटो लिया जाए, अपना माइंड दे दिया है। दूसरे 2 जजेस जो या अफरीदी और अतर मिनल्ला साहब थे, उन्होंने पहले ही माइंड दे दिया कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है। ठीक है, अगर उनका माइंड मान लिया जाता तो ये बेंच कंटिन्यू ना करता। ठीक है, वो हो गए आउट, पीछे रह गए 5 जज। वहां में आया फैसला 3-2। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दावा करते हैं कि ये रिटन ऑर्डर क्योंकि नहीं आया था नए बेंच बनने का, तो वही बेंच जारी रहा है। ये देखें जरा इन्होंने क्या लिखा है अपने ऑर्डर में। However, I leave it to the worthy Chief Justice to decide my retention in the present bench hearing the said petition. Therefore, a bench comprising the remaining 5 judges of the 9-member bench was reconstituted by the Honorable Chief Justice to simply further hear the case, and no specific order was passed to exclude the 2 honorable judges. ये बात हो रही है याहिया अफरीदी साहब की और अतर मिनल्ला साहब की कि उन्हें निकालने के लिए बेंच में कोई ऑर्डर नहीं आया था, किसी ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है। ये 9 जजेस के दस्तखत के साथ मौजूद है कि आप बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करें। ये नहीं कहा कि कंटिन्यू करें, हम निकल जाते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया बेंच। ये अल्फाज खुद ही बताते हैं कि दोबारा एक बेंच बनाया गया और नए सिरे से उसने सारा मामला सुना। इसके बाद सारी बहस इन्होंने की है कि चीफ जस्टिस के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक मशवरा देना चाहता हूं मरताब बंदयाल साहब को, और मैं पहले मंसूर अली शाह साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कितने बेंच थे जो आपने बाकी जजेस की मर्जी से बनाए थे? कितने बेंच थे जिसमें आपने डेमोक्रेटिकली सबके वोटें डलवा के या उनके मशवरे करके बनाए थे? जरा इसका भी रिकॉर्ड दे दें हमें। इस वक्त आपको ये चीज याद आ गई कि चीफ जस्टिस के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो बेंच भी बनाए, जो मर्जी करे ये वो। तो मैं मशवरा देता हूं मरताब बंदयाल साहब को, पहले तो ठोक बजा के फैसला करें। डरना नहीं है आपने घबराना नहीं है, क्योंकि एक साजिश हो रही है। साजिश ये है कि हम ख्याल जजेस ज्यादा हैं और जो आइन पे खड़े जजेस हैं वो कम हैं। 13 जजेस अगर टोटल हैं तो ये चाहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बने। अभी फुल कोर्ट बनाएं, क्योंकि हम ख्याल जजेस ज्यादा हैं तो आइन मुअत्तल हो जाएगा, इलेक्शन का कोई हुक्म नहीं आएगा और चल सो चल इनका फ्रॉड चलता रहेगा। और मैं आपको वो भी बताता हूं अभी कि इनका फ्रॉड के बारे में इनका क्या प्लान है।
इनके अपने लोग अब तो बोल पड़े, इस कदर ये बड़ा फ्रॉडी प्लान है कि इनके अपने लोग बोल पड़े। इलेक्शन इन्होंने 8 अक्टूबर को भी नहीं करवाना है, ये भी मैं बता दूं। 8 अक्टूबर ये इस चीज की इंतजार की गई है कि आरिफ अलवी बतौर सदर के 5 साल गुजार के घर चले जाएं, और उसके बाद जो है आपको भी पता है एक्टिंग सदर कौन बनेंगे। फिर ये इमरजेंसी लगाएंगे 234 235 की। फिर भी ये 8 अक्टूबर को कोई इरादा मुझे नहीं लगता इलेक्शन करवाने का, क्योंकि राना सनाउल्लाह का आपने सुन लिया है, या हम हैं या ये हैं। ये आपने सुन लिया, ये पीपल पार्टी के लीडर हैं, ये कह रहे हैं कि ये 8 अक्टूबर को भी नहीं कराएंगे। अब इसमें एक अभाम है कि क्या सदर कंटिन्यू करेंगे या सदर घर चले जाएंगे और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी जो एस्टेब्लिशमेंट का पपिट है वो सदर बन जाएगा। क्योंकि जब तक सदर नहीं होते या सदर की बैरून मुल्क भी जाते हैं, पीछे जो चेयरमैन सेनेट होता है वो सदर की जिम्मेदारियां निभाता है। जब वो सदर बन जाएगा तो इमरजेंसी लगाना आसान हो जाएगा। इमरजेंसी लगा दें 6 महीने के लिए, फिर कौन पूछने वाला है। और फिर अक्टूबर में तो अपना जज होगा फायद ईसा। तो इनका पूरा सिनिस्टर प्लान बना हुआ है। अब मेरा ये मंसूर अली शाह साहब से सवाल है, या अफरीदी साहब से सवाल है, अतर मिनल्ला साहब से सवाल है, जमाल मंदुखेल साहब से सवाल है, क्या आप इसी मुल्क में रहते हैं? क्या आप इसी मुल्क में आपके फैमिलीज भी रहते हैं, मीडिया भी वो देखते होंगे, सोशल मीडिया भी देखते होंगे, या आप कहीं किसी कुकू लैंड में रहते हैं और आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है? सबको पता है कि क्या हो रहा है, सबको पता है कि इदारे इलेक्शन नहीं चाहते और जिसकी वजह से ये सारा खेल खेला जा रहा है। और आप बीच में ले आए जी कि चीफ जस्टिस के बाद इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। उमरता बंदयाल साहब, आपको मशवरा दे रहा हूं, जाने से पहले पहले ऐसे रिफॉर्म्स कर जाएं, ऐसा कानून बना जाएं कि चीफ जस्टिस बेंच ना बना सके। कोई ऐसा तरीकाकार, कुछ भी ऐसा वजह कर दें कि चीफ जस्टिस से ये ताकत आप ले लें और एक समोटो की ताकत खत्म करते जाएं कि ये शराइत हैं, इसके बगैर आप नहीं ले सकते समोटो। इतना कड़ा उसको कर दें कि समोटो का मसला भी खत्म हो जाए। वरना ये जो आ रहे हैं आगे आपके बाद, ये इफ्तिखार चौधरी अल्ट्रा प्रो मैक्स होंगे। पाकिस्तान ये सरवाइव नहीं कर सकेगा एक और स्टिंट इफ्तिखार चौधरी प्लस की, यकीन माने ऐसा ही होने जा रहा है। ये जो इन्होंने अभी किया है, ये जस्टिस मुनीर की रूह को जिंदा किया है इन जजेस ने। मुझे अफसोस है कि जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस या अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्होंने जस्टिस मुनीर की रूह को जिंदा कर दिया है। इस वक्त जब एक बदतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, ये लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को लेना ही नहीं चाहिए नोटिस। हाई कोर्ट फैसला कर चुका था, ये नहीं मान रहे थे, क्या फिर भी नहीं बनता सुप्रीम कोर्ट का नोटिस? सदर ने तारीख दे दी थी, उस पर फैसला किसने करना था? सुप्रीम कोर्ट का वाहिद काम है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना और उसकी हिफाजत करना। अगर नहीं करनी भाई घर जाओ। लेकिन ये जजेस बैठ के कहते हैं कि केस नहीं सुनना चाहिए था। चीफ जस्टिस की इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो समोटो ले सके या जो चाहे फैसला करे, बेंच बनाए अपनी मर्जी का। भाई आपने भी कल चीफ जस्टिस बनना है, तब ये ताकतें खत्म कर देना, मसला हल हो जाएगा। मुझे बताएं कि जमहूरियत को इलेक्शन से क्या खतरा हो सकता है? पूरी दुनिया में कोई एक लॉजिक मुझे बता दे, सिंपल 2 सवालों के जवाब ये जजेस दे दें। मेरा 4 जजेस से सवाल है, अतर मिनल्ला साहब से, या अफरीदी साहब से, मंसूर अली शाह साहब से और जमाल मंदुखेल साहब से। आप मुझे बता दें कि क्या आइन में यह लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं? फिर आप मुझे बता दें कि क्या आइन में लिखा है कि जो हुकूमत होगी अवाम के ऊपर वो इलेक्टेड नुमाइंदे करेंगे? इसका भी जवाब दे दें। इन दोनों सवालों का जब आप जवाब दे देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि असल में क्या करना है आगे, अगर ज़मीर मुर्दा ना हो। लेकिन ये किया कैसे जा रहा है, इतने लर्नड लोग कैसे काबू हैं? अब ये मेरी थीरी है और इस थीरी को बैक करती है ये चीज। जरा ये देखें, आपको मैं एक वीडियो दिखाने लगा हूं। आपने मरियम नवाज की आंखों पे, चेहरे के रुख पे गौर करना है। वो लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया। उन्होंने ये कहा कि आप पहले इस चीज को वे किया जाना चाहिए कि असेंबली टूटी क्यों, लेकिन उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया, उनको अलहदा कर दिया गया बेंच से, वो बेंच खत्म हो गया और आज तक वो क्राइसिस प्रिवेल कर रहा है। आज तक वो क्वेश्चन मार्क है कि वो जो 2-5 से था, 2-3 से था या 4-3 से था। 4-3 जो 4-3 से अगर होता तो ये जो कि रियलिटी है 4-3 से था तो आज ये क्राइसिस ना आता। क्या ये महज इत्तेफाक है कि मरियम 24 घंटे पहले 4-3 की रट लगाती है और आज 2 जजेस मंसूर अली शाह और जमाल मंदोखेल के नाम से फैसला जारी होता है कि जी 4-3 का ये फैसला था? क्या ये महज इत्तेफाक है? अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। ये मेरा अब तज्जिया है। बगलोल ने इमरान खान के मुंह पे बैठ के कहा था कि हमारे पास सबकी वीडियोस हैं, हमारे पास आपकी भी वीडियोस हैं, आप प्ले बॉय थे।
बगलोल ये सहाफियों को बताता था कि आप सब में से आपने कपड़े अपने लिए पहने हुए हैं, हमारे लिए नहीं पहने हुए, हमारे पास आप सब की वीडियोस हैं। इसका मतलब है इनके पास जजेस की भी वीडियोस हैं, जजेस की फैमिलीज की भी वीडियोस हैं, कोई भी महफूज नहीं है। मेरी ये अदना राय है, जाती राय है कि इतने लर्नर्ड लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं वीडियोस के जरिए, इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ब्लैकमेल इनटू सबमिशन वाली कहानी है यहां पे। लेकिन एक और थीरी भी है मेरी, इनमें से आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सी आपको ज्यादा लगती है। मुशर्रफ के आखिरी दिनों में परवेज मुशर्रफ पावरफुल थे, सदर थे, लेकिन जनरल कियानी ने सारा टेक ओवर कर लिया था, सारी ताकत उनके कंट्रोल में आ गई थी, जबकि मुशर्रफ स्टिल पावर में थे। कियानी ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया था और वकला मूवमेंट भी चला दी थी और सब मीडिया की भी वो मदद कर रहे थे। मुशर्रफ मीडिया बंद करते थे, कियानी खुलवा देते थे, एक लड़ाई चल रही थी। कियानी ने बहुत कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया था। मेरी ये जाती राय है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, बहुत कुछ उन्होंने ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया है। और जजेस जिस तरह की ये लाइंस ले रहे हैं, फीड वो कर रहे हैं जो लेटर लिखा करते थे बार बार, और अब उन्हें आइन की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आ रही, बल्कि अब वो आइन को सबुटाज करने में पेश हैं। ये मेरी दूसरी थीरी है। आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी थीरी आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा करीब है हकीकत के। अदलिया के खिलाफ आज से 26 साल पहले शरीफ खानदान और रफीक तारड़ साहब ने साजिश की थी। 26 साल बाद आपको फिर तारड़ नाम सुनाई दे रहा है और वही शरीफ खानदान सुनाई दे रहा है। कौन थे? आज उनकी औलादें हैं। नवाज शरीफ था, आज उसकी औलाद है, और वहां तारड़ थे और आज उसकी औलादें हैं। यहाँ पे आपको कहानी सारी समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी साजिश हो रही है। क्योंकि अगर ये बेंच टूट जाता है, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि फैसला करीब आएगा, जमाल मंदोखेल साहब, मुझे ऐसे लगता है एकदम बेंच से लादा हो जाएंगे, बेंच टूट जाएगा और उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूट में दबाव डाला जाएगा कि आप फुल कोर्ट बना दें। मुझे ऐसे लग रहा है फुल कोर्ट बनाने का दबाव आएगा चीफ जस्टिस पे, और बगलोल कह चुका है कि बंदियार साहब एक कमजोर इंसान है, दबाव नहीं ले सकते। तो अब देखना यह बाकी है कि क्या वो दबाव ले सकेंगे या नहीं, और फैसला आवाम के हक में कर सकेंगे या नहीं। वरना जमहूरियत का बिस्तरा हमेशा हमेशा के लिए गोल होगा। ना इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे, ना अगले साल होंगे, और ना उससे अगले साल होंगे। मैं आज आपको बता रहा हूं, इमरान खान जब तक जिंदा है इलेक्शन नहीं होंगे। नायल भी हो जाते हैं, जेल भी जाते हैं, तब भी इलेक्शन नहीं होंगे जब तक इमरान खान जिंदा है। क्योंकि इनको पता है जब तक इमरान खान जिंदा है उसकी पार्टी जीतेगी, उसकी पार्टी इंटैक्ट भी रहेगी और हम उसे रोक नहीं सकेंगे। और जब उसकी पार्टी आ जाएगी तो जेल से वो बाहर आ जाएगा, नायली भी उसकी खत्म हो जाएगी। और ये है असल तकलीफ। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।